हेलो 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 हेलो। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सबको, कैसे हैं आप सब। ये तीसरी वीडियो है आज की। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ हिंदी पेडागोजी और दूसरी वीडियो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे। हिंदी पेडागोजी की पहली वीडियो थी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग सीडीबी के पार्ट है, ये भी मैंने करवा दिया एमसीक्यू के माध्यम से, इतना समझा दिया मैंने। तीसरी वीडियो है हमारे ब्लूम चचा के बारे में, ठीक है। इन्होंने टैक्सोनॉमी बोल के अपने ही नाम पे चचा ने रख दिया ब्लूम टैक्सोनॉमी और हम लोगों को पढ़ने के लिए बोला है, ठीक है। और बोला है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। परसों उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स को बोले कि ये पढ़ ले अच्छा से, यहाँ से कुछ क्वेश्चन इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, तो पढ़ लीजिए, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप जोरदार तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे जहाँ पे कई सारे स्टेजेस लेवल्स को हम लोग स्टडी करेंगे, जहाँ से शुरू होता है हमारा रिमेंबरिंग से, अंडरस्टैंडिंग तक जाते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एवेलुएट करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी को तो हम पढ़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। मैं चाहूं तो ये क्लास जो कई सारे चैनल पे 40 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे का भी है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, ज्ञान हर जगह मिलता है, सब जगह से ज्ञान ले लीजिए। लेकिन इस लेसन्स को उसी शिद्दत और बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ मैं चाहूँ तो 5 मिनट में ख़त्म कर दूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल देके। लेकिन नहीं, पहले आप समझ लें, वो जो 5 मिनट में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ख़त्म हो जाती है, वो इसके ठीक ख़त्म होने के लास्ट के 2 से 3 से 5 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा फिर से एक बार। बस उसको याद रखिएगा, उस एग्जाम्पल को। ज़िंदगी में कभी भी आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भूलना चाहेंगे भी ना, नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे ब्लूम चचा को। अब पढ़ते हैं इनकी टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी दिया था इन्होंने, ग्रीक वर्ड है टैक्सिस, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में जो टैक्सो है वो ग्रीक वर्ड टैक्सिस से बना है, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और एक है नोमोज जिसका मतलब है साइंस। तो एग्जाम में आ सकता है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी है इसका क्या मतलब है, तो आपको कहना पड़ेगा साइंस ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, यानी कि व्यवस्था या प्रबंधन का विज्ञान, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, एक सिद्धांतों का वर्गीकरण जहाँ पे एजुकेशनल प्रिंसिपल को हम क्लासिफाई करते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, या स्ट्रक्चर को, या डोमेन जिसका सिंपली मतलब होता है कैटेगरी। क्या होता है कैटेगरी, किस किस अलग अलग डोमेन के बारे में, किस किस अलग अलग कैटेगरी के बारे में हम लोग को पढ़ना है एजुकेशन का। यानी कि जो बच्चे हैं वो बच्चे किस लेवल से सीखते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है क्लासरूम में उसके सीखने की, ठीक है, लेवल क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे ब्लूम चचा। 21 फरवरी 1913 को जन्म हुआ था, 13 सितंबर 1999 को ये निकल गए, ठीक है, निकल लिए। तो बहुत महान है ना, फिलोसोफर, दार्शनिक, एजुकेशनिस्ट। पूरा नाम था बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, जीविश अमेरिकन और एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। कंट्रीब्यूशन इसका रहा है, पूछेगा कि ब्लूम्स जो है, जो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है, इनमें से कौन इनका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है शिक्षा में। तो 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे कैसे वर्गीकृत करें, और थ्योरी ऑफ मास्टरी लर्निंग। ये 2 याद रखिएगा, ऑप्शन में आ सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। और उन्होंने ऐसा एक पिरामिड बना दिया था इजिप्ट जैसा, जहाँ पे उन्होंने इसे एजुकेशन को हायर लेवल थिंकिंग, नीचे से ऊपर की ओर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में एवेल्युएशन। ये 1956 का मॉडल है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने अधिगम के 3 डोमेन, 3 कैटेगरीज बताए हैं, यानी कि देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम। तो इन्होंने कहा था, एक है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, यानी कि आपके दिमाग से जो जुड़ा हुआ है, वो काम जो आप दिमाग से करते हैं, मेंटल स्किल। मेंटल मैथ होता है ना, बहुत सारे कन्वेंट स्कूल में ट्रेडिशनल मैथ्स के अलावा एक मेंटल मैथ भी होता है, जहाँ पे दिमाग से मैथ्स के कैलकुलेशन को करने के लिए कहा जाता है। वहाँ पे सिर्फ मेंटल स्किल का इस्तेमाल होता है। लेकिन मेंटल तो करते ही हैं, लेकिन कॉपी में उतारने के लिए क्या चाहिए, साइकोमोटर डोमेन चाहिए। साइकोमोटर का मतलब है सोच तो लिए, करोगे कैसे, मन में थोड़ी ना करोगे, लिख के बताओगे कि आपने दिमाग में सोचा क्या है।
तो जब हाथ से करके, लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग करे कुछ करते हो, अपने हाथ पांव, लोकोमोटिव स्किल्स, मोबिलिटी का इस्तेमाल करते हो, शरीर के अंगों का इस्तेमाल करते हो, साइकोमोटर डोमेन। क्योंकि मेंटल के बाद उसे कागज पे उभारने के लिए साइकोमोटर डोमेन यानी कि डूइंग करना होगा, ये आपका फिजिकल स्किल है, मैनुअल स्किल है। और इफेक्टिव डोमेन भी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब जो आपके हार्ट फीलिंग से जुड़ा हुआ है, आपके जज्बातों से, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक, ठीक है ना, जहाँ पे आपके इमोशनल या फीलिंग्स का ग्रोथ होता है। मैंने आपका एटीट्यूड, आपको एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया, बोला गया इसको मेंटली सॉल्व कीजिए, तो आपने मेंटली मल्टीप्लिकेशन किया, हाँ हो गया। कैसे किया? मैडम मैंने कर लिया। हाँ, कैसे आया बताओ? तो मैडम लिख के बताओ। हाँ ठीक है, लिख के बताओ। हाँ, मैडम ने देखा, वाह बड़ा अच्छा की हो और बहुत जल्दी कर दिए, शाबाश। उसके अंदर की भावनाएं बढ़ती हैं, एंथुसियाज्म बढ़ता है, उसको अच्छा फील होता है। वो अपनी भावनाओं को फिर अपने पीयर ग्रुप में जाके दोस्तों को बताएगा, देखा हाँ मैंने किया, तुम लोगों ने नहीं किया ना, मैंने किया। उसको बहुत मजा आता है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है ना। तो उसी में तो तीनों है, तीन तो क्या सिंपल है, तो मेंटल, मैनुअल और फीलिंग। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ेंगे आगे क्या है। अच्छा ठीक है, तो तीन तरह के डोमेन्स हैं। एक है हमारा कॉग्निटिव, जहां हमारा मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपकी समझ, आप कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बिना समझे कैसे अप्लाई करोगे, समझ में नहीं है, अप्लाई नहीं होगा। एनालिसिस करना दिमागी काम है, टुकड़ों में बांटना, फिर जोड़ना, सिंथेसिस करना, उसको एक जगह इकट्ठा करना, उसको एवेल्युएट करना, जज करना, कितना सही कितना गलत किया। साइकोमोटर डोमेन पिक्चर में देख सकते हैं, जहां आपके बॉडी मूवमेंट की जरूरत होती है सीखने के लिए। अरे लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बहुत सारे हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? रिफ्लेक्स मूवमेंट, आपके शरीर का मूवमेंट आता है। आपकी फिजिकल एबिलिटी, जिम्नाजियम है, अच्छे डांसर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे म्यूजिशियन है ना, अच्छे एथलीट हैं, क्रिकेटर है, फुटबॉलर है। स्किल्ड मूवमेंट होता है, स्पीड होता है, आपकी डेक्सटेरिटी, स्किलनेस, कुशलता होती है, नॉन डिस्कर्सिव मूवमेंट्स होती है, सब साइकोमोटर डोमेन का हिस्सा है। अफेक्टिव डोमेन देख लीजिए, खुशी, उदासी, हैप्पी, न्यूट्रल, हर तरह के फेस का एक्सप्रेशन है। ये क्या है? आप अपनी फीलिंग्स को अपने चेहरे के भाव से एक्सप्रेस करते हैं ना, कि उदास हैं, अच्छे हैं, या आप नाराज हो गए हैं। इसमें क्या आता है? रिसीविंग करना किसी की बात को, रिस्पॉन्ड करना, उसने जो बोला आपने रिसीव किया, फिर उस बात का उत्तर देना, ठीक है, उसकी बातों को वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, कैरेक्टराइजेशन करना, आपका एटीट्यूड, आपका एप्रिसिएशन, प्रशंसा या निंदा, आपके इंटरेस्ट और आपकी वैल्यूज़, ये सारे अफेक्टिव डोमेन में आते हैं, जो हमारे फीलिंग्स, हमारे जज्बात, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि ब्लूम जी ने इसे तीन कैटेगरी में, तीन डोमेन में डिवाइड किया है। अब इसमें जो सबसे पहले पढ़ना है कॉग्निटिव डोमेन, जो हर जगह यही पढ़ाया जाता है, इन दोनों में उतना नहीं है, इसे ही मेन जो है सिलेबस में माना जाता है, ये भी है, इसे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव जहाँ तक संज्ञानात्मक कैटेगरी की बात है, 1956 में जो ब्लूम जी ने जो यहाँ पे जो एक थ्योरी दिया था, ठीक है, फ्रॉम लोअर ऑर्डर थिंकिंग टू हायर लेवल। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले क्या होता है? नॉलेज, देन कॉम्प्रीहेंड करते हैं, समझ जाते हैं तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं तो फिर उसको एनालाइज करते हैं, क्या सही किया, क्या गलत किया, कितना अच्छा कितना बुरा, मैंने उसको टुकड़ों में तोड़ना, फिर समझना। रॉकेट का मॉडल है, अलग अलग पुर्जों में बांट दिए और हर पार्ट्स को समझे, फिर क्या कर दिए? जोड़ दिए, और बाद में आपने मूल्यांकन किया कि आपने कितना पास हुए, कितना फेल हुए, जज करना। ये उन्होंने दिया था 1956 में। इसको 2001 में इसको रिवाइज किया गया कॉग्निटिव डोमेन को, और जो नीचे में आप देख रहे हैं नॉलेज था, वो यहाँ पे क्या हो गया? रिमेंबरिंग। जो यहाँ पे सेकंड में नीचे से ऊपर कॉम्प्रिहेंशन था, वो हो गया अंडरस्टैंडिंग। जो यहाँ पे था एप्लीकेशन, थोड़ा नाम बदल दिया गया, अप्लाइंग। एप्लीकेशन TION क्या है? नाउन है, और अप्लाइंग ING क्या है? वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। यहाँ पे था एनालिसिस, ठीक है, और यहाँ पे है एनालाइजिंग, वर्ब है, वो नाउन है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे देखिए, यहाँ सिंथेसिस था, यहाँ एवेल्युएशन था।
यहाँ क्या कर दिया, एवैल्यूएशन जो कि नाउन था, एवैल्यूएशन, उसको नीचे लाया गया, एवैल्यूएटिंग वर्ब कर दिया गया। और जिसे कहते थे सिंथेसिस, चीज़ों को जोड़ना, उसे क्या कह दिया गया, क्रिएट करना। अभी आपको थोड़ा दिखने में असुविधा हो रहा होगा, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को इकट्ठे दिखा देता हूं आपको। ये इस पिक्चर में देखिए ध्यान से। नॉलेज क्या बन गया, रिमेंबरिंग। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा आप लोग का। नॉलेज क्या बन गया, रिमेंबरिंग। कॉम्प्रिहेंशन क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन क्या हो गया, अप्लाइंग। एनालिसिस क्या हो गया, एनालाइजिंग। सिंथेसिस जो सेकंड टॉप पोजीशन पे था वो चला गया फर्स्ट पोजीशन पे और क्या बन गया, क्रिएटिंग। और जो एवैल्यूएशन टॉप पोजीशन पे था वो कहाँ चला आया, एवैल्यूएटिंग। क्योंकि बिना एवैल्यूएट किए आप क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, बिना एवैल्यूएट किए आप सिंथेसिस नहीं कर सकते। पहले एवैल्यूएट कीजिएगा, आप कितना सही थे कितना गलत थे जज करें, है ना, उसके बाद आप कुछ नया बना दे, अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अप्लाई करके कुछ नया बना दे। मैं कह रहा हूँ लास्ट, इस वीडियो का लास्ट का 5 मिनट का क्लास ब्लूम के टेक्सोनॉमी को पूरी तरह खत्म कर देगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हायर ऑर्डर थिंकिंग, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। तो नॉलेज, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, रिमेंबर। रिमेंबर का क्या बताया, आई नो, मैं जानता हूँ, मुझे उन फलों और सब्जियों के नाम याद है, सर मैं नाम बोलूँ। ठीक है, इसका कॉम्प्रिहेंशन क्या हो गया, हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि जब आप, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और अ सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट द टीचर इज टीचिंग यू इन द क्लासरूम, आपको समझ में आता है ना, उसे कहते हैं आई अंडरस्टैंड या आई कॉम्प्रीहेंड। उसके बाद क्या था आपका, अप्लाइंग था। अप्लाई क्या हो गया कि जो मैं जानता था और जो मैंने समझा, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। आगे एग्जांपल है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा, मतलब लॉजिकली आप चीज़ों को अलग अलग करके, सेपरेट करके, टुकड़ों में बांट के, छोटे छोटे हिस्सों में करके उसे समझते हैं, हर एंगल से समझते हैं कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। उसके बाद आप एवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं कि आपने कहाँ तक इसका जस्टिफिकेशन किया, ठीक है, कितना मूल्यांकन किया आपने, कहाँ सही रहे, कहाँ आपने गलत रहा, कितना आपने कंपेयर किया चीज़ों को, किस जगह ये अच्छा था, किस जगह ये बुरा था। उसके बाद आप कुछ अपना प्लान बना के क्रिएट कर देते हैं उसी नॉलेज से कि नहीं मैं कुछ अपना बनाऊंगा। तो ये एक प्रोसेस होता है अंडरस्टैंडिंग का, एक नॉलेज स्किल एजुकेशन का, कि चीज़ें कैसे चलती है। ठीक है, आगे बढ़े, आप शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जो कि 1956 का था, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स दिया गया था, शुरू होता है नॉलेज से, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंशन, जहाँ हम किसी चीज़ के मतलब को समझते हैं, शब्द को या किसी भी सेंटेंस को या किसी कविता का अर्थ समझते हैं। आपको एक कविता पढ़ने के लिए दिया गया, कविता आपको याद है, बड़ करके आपने बोल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसके मीनिंग को समझाया, यानी कि आप कॉम्प्रीहेंड भी आपने किया। उसके बाद उसको अप्लाई करना है, जो क्वेश्चन आंसर दिया गया उसके सवालों का उत्तर देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। एनालिसिस, आप चीज़ों को टुकड़ों में बांटते हैं, कोई सवाल अगर आपको दे दिया गया है तो पहले सवालों को अलग अलग करके समझते हैं, फिर ही डिसाइड करते हैं कि सवालों का उत्तर कैसे देना है। सिंथेसिस, फिर क्या करते हैं, आप एक नया चीज़ बनाते हैं और लास्ट में एवेल्युएट करते हैं, जज करते हैं कि आपने जो आंसर दिया वो अकॉर्डिंग टू टीचर एग्जामिनर सही था या गलत था, कितना आपने सही किया, कितना आपने बुरा। ये 1956 के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग जो रिवाइज था 1921 में, जो 1956 को रिवाइज किया गया, जहाँ पहला क्या था, नॉलेज का क्या आ गया, रिमेंबरिंग। नॉलेज के जगह पे हमारा क्या आ गया, रिमेंबरिंग आ गया। ठीक है, तो इसका रिमेंबरिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, रिमेंबरिंग का मतलब होता है याद करना, रिकॉल प्रीवियस लर्न इंफॉर्मेशन, यानी पहले क्लास में आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आपको याद करना, रिकॉल करना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना। रिकॉलिंग रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जब किसी भी सवाल को पूछा जाता है तो कभी बच्चे जो होते हैं प्रीवियस जो उनको नॉलेज मिला होता है उसको तुरंत क्लास में कहते हैं हाँ सर मुझे मालूम है, इसके बारे में हमने क्लास में पढ़ा था, इसको ऐसे रिलेट करते हैं, तो उसे कहते हैं रिमेंबर करना। ठीक है, इसके लिए इसमें एग्जाम में पूछेगा कि कौन से एप्रोप्रिएट वर्ब है, कौन से काम यहाँ पे होते हैं, तो चूज करना। ठीक है, चीज़ों को डिस्क्राइब करना, अगर आपको रिमेंबर है, आपको नॉलेज है तो आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसको डिफाइन करना भी नॉलेज, रिमेंबरिंग की कैटेगरी में आता है, नॉलेज की कैटेगरी में आता है। एग्जाम पूछ सकता है कि डिफाइन, है ना, या आइडेंटिफाई करना, ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा रिमेंबरिंग या नॉलेज की कैटेगरी में आता है।
किसी चीज़ को लेबल करना जो आप अपनी याद से, नॉलेज के हिसाब से करते हैं। लिस्ट करना, याद होगा तभी तो खाने का लिस्ट आप बनाएंगे कि बाजार से कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके आनी है ना। लोकेट करना आपके रिमेंबर और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैच करना, मेमोराइज करना तो रिमेंबरिंग का ही पार्ट है। मेमोराइज, रिकॉग्नाइज, पहचानना, अंडरलाइन करना चीज़ों को कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये सब इसका पार्ट है। नेम करना, ओमिट करना, रिसाइट करना, पोएम बोलना अगर याद है तो, सेलेक्ट करना, स्टेट करना, ये सारे वो वर्ब हैं जो हमारे ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनॉमी 1921 के जो सबसे लो लेवल का जो थिंकिंग है रिमेंबरिंग, उस कैटेगरी में आता है। जैसे एग्जांपल है, टीचर बताता है कि राइट अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल, है ना, कुछ सब्जियों के नाम आप लिस्ट कीजिए, लिखिए। तो आप क्या करेंगे? आप क्या बाजार जाएंगे? नहीं, आप बैठ के याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे, अपने नॉलेज से बल देंगे कि वो कौन कौन सब्जी थे जो मैं घर में खाता हूँ, और आप उसका नाम लिखेंगे। तो ये क्या है? रिमेंबरिंग है। एसेंशियल है लेकिन मीनिंगलेस भी है, सिर्फ आपको याद करके लिख देना है। ठीक है, चलो आगे देखें। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ। ठीक है, जिसे कॉम्प्रिहेंशन कहते थे उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है? जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, पैसेज हो, कविता हो, वर्ड हो, कुछ भी हो, वोकैब हो, सेंटेंस हो, उसके अर्थ को आप समझते हैं, उसके ट्रांसलेशन को, इंटरपोलेशन को, इंटरप्रिटेशन, जब उसको दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसको इंटरप्रेट करते हैं, तो उसकी भाषा को आप समझते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को, उसके प्रॉब्लम्स को, या स्टेट अ प्रॉब्लम इन वंस ओन वर्ड्स, या किसी भी समस्या को आप अपने शब्दों में व्याख्या कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रिटेल द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द रेड, है ना, शेर और चूहे की कहानी आप मुझे सुनाइए। तो अगर आप शेर और चूहे की कहानी पढ़े हैं और आपको याद है और आपने उस कहानी को अगर सही में समझा है, तो आप उसे अपने शब्दों में क्लास में दोबारा सबको सुना सकते हैं। लाइन बाय लाइन तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो लाइन बाय लाइन जो याद करता है वो रॉट नॉलेज हो गया। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंड किया है रिमेंबर के बाद, तो आप आसानी से शेर और चूहे कहानी को दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ब का इस्तेमाल होता है जो पहचानेंगे कि इसमें वर्ब है कि नहीं? तो इसमें आता है समराइज करना। क्या आता है? समराइज करना। चीज़ों को समराइज कैसे करेंगे? समराइज, देखिए, समराइज का मतलब सारांश। जब आपने कोई पैसेज समझा है, कोई कविता समझा है, कोई प्रोज का पीस समझा है और समझ लिया है और उसे कम शब्दों में लिखना है, तो ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है ना। आप नहीं समझोगे तो कैसे लिखोगे? चीज़ों को डिस्क्राइब कब करोगे? जब चीज़ें आपको समझ में आती है। चीज़ें समझ में आएंगी तो ही डिस्क्राइब कर पाएंगे। ये नॉलेज का हिस्सा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इंटरप्रीट करना अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। आपने समझा ना, अब उसको इंटरप्रीट करो। कॉन्ट्रास्ट पैदा करना, सही क्या है, बैड क्या है, इविल गुड क्या है, प्रिडिक्ट करना, उसे किसी और चीज़ से एसोसिएट करना, उसके बीच अंतर पैदा करना, एस्टिमेट करना, डिफरेंशिएट करना, समझ बूझ के भी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है ना। हर्बीवोरस और कार्निवोरस में क्या डिफरेंस है, ओमनीवोरस और हर्बीवोरस में क्या है, होमनीवोरस किसे कहते हैं, हर्बीवोरस किसे कहते हैं, है ना। डिस्कस करना या चीज़ों को एक्सटेंड करना, ये सब हमारे अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। ये वर्ब है। एग्जाम में पूछ सकता है कि डिस्क्राइब किसका पार्ट है, इंटरप्रेट किसका पार्ट है, एस्टिमेट, डिफरेंशिएट किसका पार्ट है, आपको बोलना पड़ेगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर तीसरा ऊपर लेवल में जाएंगे तो क्या होगा? अप्लाई। आपने रिमेंबर कर लिया याद से, आपने चीज़ों को समझ लिया, अब किसकी बारी आती है? अप्लाई करने की। जो भी चीज़ आप सीखते हैं ज़रूरी होता है कि अगर आप उसे अप्लाई कर पाए तो इसका मतलब है चीज़ों को आपने अच्छे से समझा है। अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें एप्लीकेशन या अप्लाई मतलब डू इट, करो, करके दिखाओ। अगर तुमने समझा है तो करके दिखाओ, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लास में टीचर ने ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया कि एक साइंस लैब में हाउ टू मेक अ फिनाइल, जो घर में डेली यूज़ में काम आता है सैनिटरी पर्पस से। तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस, केमिकल, इक्वेशन, बैलेंस सब कुछ सिखाया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सब सिखा दिया। तो ये तो आपका थ्योरी नॉलेज, आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग आया। लेकिन जब लैब में जाके, साइंस की लैब में जाके जब आप सच में फिनाइल का सैंपल बना के सर को दिखा देते हैं, इसका मतलब आपने अप्लाई करना सीखा है। अब इसके बाद फिनाइल बना लिया आपने, तो आप फिनाइल बना लेंगे, दूसरा कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं जो अपना है।
बाद में उसी को बिजनेस के तौर पे आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया है, जो थ्योरी हमको समझ में आया है, उसको नए सिचुएशन में हम अप्लाई कर पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, किसी भी समस्या को। अरे अप्लाई करने का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ वहाँ अप्लाई करो, हो गया। अगर हमको ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम अगर समझ में आया है तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, कर्ण के मान निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड यूजिंग रिक्वायर्ड स्किल और नॉलेज। इसमें जो कीवर्ड है, जैसे कि अप्लाई कीवर्ड है, डेमोन्स्ट्रेट चलो करके दिखाओ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट तभी ना करेंगे जब समझ में आता है, कैलकुलेट करना है, अप्लाई करना होता है। कंप्लीट करो, इलास्ट्रेट करो, मैंने एग्जांपल देके समझाओ, चलो शो करो, सॉल्व कर दो, एग्जामिन करो, मॉडिफाई करो, मैंने तुमको दिया इसको मॉडिफाई करो, अप्लाई करना होता है। रिलेट करना, चेंज करना, क्लासीफाई करना, एक्सपेरिमेंट करना भी अप्लाई है, डिस्कवर करना भी अप्लाई है। ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं जो कि अप्लाइंग की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम में यहाँ से डेमोन्स्ट्रेट दे देगा, पूछेगा किस कैटेगरी में आता है, आपको कहना है अप्लाइंग। अप्लाइंग का एग्जाम्पल दिया है, कहता है कि मेक अ मॉडल ऑफ अ स्विंग, एक झूले के सेट का तुम मॉडल बनाओ विथ पेपर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। ठीक है, पेपर के जरिए, जो कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक पेपर के जरिए आपने सीखा कि झूला कैसे बनता है, उसका बेस कैसे तैयार होता है, उसको पेपर के माध्यम से आप उसका मॉडल बना के दिखाओ। तो आपने जो रिमेंबर किया, जो अंडरस्टैंडिंग किया, समझ में आया कि हाँ झूला कैसे बनता है, तभी ना आप अप्लाई करेंगे। क्लास में फिनाइल के बारे में पढ़ा, लैब में जाके फिनाइल के सैंपल बनाएंगे, तभी ना मालूम चलेगा कि हाँ अप्लाई करना। आपने अगर आपने अप्लाई करना सीख लिया तो हर कोई बोलेगा इसने अच्छे से इस चीज़ को समझा है ना। चलो आगे देखें, आगे है आगे देखिए, आगे है ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी एनालाइजिंग। हमने रिमेंबर कर लिया, हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, हमने याद किया, हमने समझा, हमने अप्लाई भी करना सीखा। अब जो हमने अप्लाई किया, अब क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, बारीकी से उसकी जांच करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। और वो कैसे करेंगे, उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि ये आसाम का एक आर्ट वर्क है, क्लॉथ वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, गमछा है या शॉल का हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं। तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ये बनाया कैसा है। तो क्या करेंगे आप ना, ये छोटे छोटे जो पैटर्न है ना, इनको समझने की कोशिश करके यहाँ पे किस तरह से हाथ का काम किया गया, हैंडीक्राफ्ट किया गया है, कहाँ मशीन का काम है, कितना मीटर लिया है, कितना मीटर कहाँ कम किया है, कितना कितने कपड़े का थिकनेस कितना है, कपड़े की जो पतलाई है वो कितनी है, मोटाई कितनी है, कितना पतला कितना मोटा है। तो आप पैटर्न को ढूंढेंगे, मैंने अलग अलग टुकड़ों में सेपरेट करके चीज़ों को एनालाइज करना। आप अलग अलग पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, जो हिडन मीनिंग है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चीजें कैसे वर्क करती हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो हम करते हैं ये हो गया एनालाइज करना, विश्लेषण करना, चीज़ों को तोड़ तोड़ के देखना कि चीज़ें कितनी सही या कितनी गलत है जो आपने कर रखी है। इसमें जो एक्शन वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो है एनालाइज, सेपरेट अलग अलग टुकड़ों में बांटना। तो मैंने बोला ही सेपरेट करना एनालाइजिंग का हिस्सा है, ऑर्डर में रखना 1 2 3 4 करके, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को कनेक्ट करना, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। इसका मतलब आपने अप्लाई करना सीखा है तो एनालाइज करना भी सीखेंगे। डिवाइड, क्लासीफाई, अरेंज, कंपेयर, सेलेक्ट, एक्सप्लेन और इन्फर, ये सब वो कीवर्ड्स हैं जो एनालाइजिंग की कैटेगरी में ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी में आती है। यहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग टुकड़ों में बांट के, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। एक रॉकेट का मॉडल है, अगर एक वैज्ञानिक को, एक नोवाइस को, नवसीखी को समझाना है तो पहले वो वैज्ञानिक क्या करेगा, उस रॉकेट के मॉडल के हर एक पार्ट्स को टुकड़ों में बांट देगा। उसके बाद उसको एनालाइज करने बोलेगा कि जो आपने सीखा है क्लास में, अंडरस्टैंड किया है, अप्लाई किया है, अब इसके हर एक पार्ट्स को तुम एनालाइज करो कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, है कि नहीं। तो वो तो टुकड़ों में बांट देना, वो क्या हुआ, सब क्या हुआ, एनालाइज करना हुआ। आगे है ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी, जो टॉप से नीचे है वो क्या है, एवेल्युएटिंग करना। एवेल्युएट करना मतलब जज करना कि आपने जो एनालाइज किया उसमें आप कितने सही या कितने गलत। रॉकेट के मॉडल को सेपरेट करके दिया गया, बोला आप इसको एनालाइज कीजिए और अपने एनालिसिस की रिपोर्ट पेश कीजिए। तो उसने एनालिसिस किया और हर एक पार्ट का रिपोर्ट उसने दिया। देने के बाद जज जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में आउट ऑफ 10 उसने कितना स्कोर किया है, पास हुआ है कि फेल हुआ है। यही क्या होता है, यही होता है उसका एवेल्युएशन। और इस एवेल्युएशन में पास हो गया तो उसके बाद ना जाके अपना वो रॉकेट बनाएगा, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह, हाँ, नंबी इफेक्ट की तरह,
तो पहले तो एवेल्युएशन में जाएगा, वो पास होगा, साइंटिस्ट लोग उसको अप्रूव करेंगे, तब बोलेंगे ठीक है अब आप बना सकते हैं अपना रॉकेट। तब GSLV बनाओ, PSLV बनाओ, कोई भी LV बनाओ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन आइडिया, अलग अलग आइडियाज के बीच तुलना और उसके बीच भेद करते हैं। एक्सेस वैल्यूज ऑफ थ्योरीज एंड प्रेजेंटेशन, मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन रीजनड आर्गुमेंट, तार्किक बहस पे हम चुनाव करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वेरीफाई करते हैं एविडेंस को, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, तो एक्सेस करना, डिसाइड करना, रैंक, ग्रेड करना, किसी को टेस्ट करना, मेजर, रेकमेंड करना कि ये चीज़ सही है ना गलत है, कन्विंस करना कि नहीं इसे किया जा सकता है, इसे नहीं किया जा सकता है, ये सही है ये गलत है, इसको अप्रूव कीजिए इसको डिसअप्रूव कीजिए। सेलेक्ट करना, जज करना, जज तो फिर इसी में आएगा, एक्सप्लेन, डिस्क्रिमिनेट, सपोर्ट, कंक्लूड, कंपेयर और समराइज। तो एग्जाम में अगर आपको आ गया कि बताइए डिसाइड करना किस कैटेगरी में है, तो आपको बोलना पड़ेगा एवेल्युएटिंग कैटेगरी में आता है। जज बोल देगा, जज करना क्या होता है, तो लिखा ही हुआ जज यानी कि एवेल्युएट। तो ये मूल्यांकन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, कितने सही कितने गलत है। आपका रैंकिंग बोला जाता है कि बिलो एवरेज, एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग। ये एवेल्युएशन का प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे टॉप कैटेगरी में जो लर्निंग स्टेज पे है वो है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का देखिए एक बच्चा क्लास में इतना क्रिएटिव है कि वो अलग अलग फैशन डिजाइनिंग के कोट्स, पैंट, जीन्स के एक मॉडल बना रहा है, ठीक है। हैट कैसे बनेगा, हेयर के अलग अलग डिज़ाइन तैयार कर रहा है, जूते के अलग अलग शेप्स, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, पैटर्न तैयार कर रहा है। सब क्या है, वो एनालाइज, वो रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, एनालाइज किया, एवेल्युएट किया, अब उसके बाद वो क्रिएट करने की परिस्थिति में अपना कुछ नया बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड आइडियाज़ का इस्तेमाल करते हैं नए चीज़ों को बनाने के लिए जो आपने सीखा है, एनालिस किया है। जनरलाइज फ्रॉम गिवन फैक्ट, जो भी फैक्ट दिए गए हैं उसे समराइज करना। रिलेट नॉलेज फ्रॉम सेवरल एरियाज, अलग अलग एरियाज, अलग अलग स्पेयर से जो आपको ज्ञान मिला है उसको नई चीज़ों को क्रिएट करने में उसका इस्तेमाल करना। प्रिडिक्ट करना, ड्रॉ अटेंशन। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कंबाइन, सीधी सी बात है, क्रिएट करेंगे तो कंबाइन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मॉडिफाई, ये मॉडिफाई होगा, रीअरेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना, प्लान करना, क्रिएट, डिज़ाइन, जो मैंने अभी कहा डिज़ाइन करना, इन्वेंट करना, नया बनाना, ठीक है। व्हाट इफ़, भाई ऐसा ना हो तो क्या, ऐसा हो तो क्या, ये भी व्हाट इफ़ भी इसी कैटेगरी में आता है, व्हाट इफ़ भी क्रिएटिंग की कैटेगरी में आता है। कंपोज करना, गाना कंपोज करना, क्या गाना कंपोज करना क्रिएट नहीं है? क्या करते हैं, म्यूज़िक को पहले याद करते हैं, उसके छंद को, उसके बाद उस म्यूज़िक के लय को समझते हैं, समझने के बाद उसको अप्लाई करते हैं एक नए गाने में। उसके बाद हो गया तो उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि चीज़ें सही बनी है कि गलत, ठीक है। उसके बाद उसको एवोल्यूशन हो गया, एवोल्यूशन होने के बाद तो क्या करता है, उसको नया अपना कोई गाना क्रिएट करता है कंपोज करके और फिर इसको शूट करके यूट्यूब पे या अपलोड कर देता है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फॉर्मुलेट, प्रिपेयर, जनरलाइज और रीराइट, ये सब कीवर्ड्स हैं हमारे क्रिएटिंग के। जैसे कि ये कॉमिक बुक दिया गया कि डिज़ाइन अ मैगजीन कवर दैट वुड अपील टू किड्स, अपील माने अट्रैक्ट। बोला गया क्लास में बच्चे को कि आप एक ऐसा मैगजीन का कवर बनाइए जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो बच्चे ने क्या किया, ऐसा एक सैंपल बना दिया जो बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कार्टून, कॉमिक, सुपर हीरो, हाँ ये सब दिया हुआ है, फ्री पोस्टर वगैरह, लिमिटेड एडिशन, इशू नंबर 1। तो ये है क्रिएट करना, जो भी नॉलेज है उसको अपने अप्लाई करके अपना कुछ नया बना लिया। ये आई पेडागोगी व्हील है जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे रिमेंबर में कौन कौन से एक्शन वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। अप्लाई में कौन से एक्शन वर्ड्स आएंगे, कहाँ इसको कौन से एक्टिविटीज़ आएंगे। एनालाइज में कौन से एक्शन वर्ब आएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन से एक्टिविटीज़ होंगे, ये सब यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दिया है जो मैंने पढ़ाया। कौन कौन से फील्ड है जहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये था ब्लूम जी का जो कॉग्निटिव डोमेन के जो 6 फेजेस हैं वो। अब पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव जो आपके हार्ट, आपके फीलिंग, आपके जज्बात, आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं, आपके एटीट्यूड से जुड़े हुए हैं, प्रशंसा, नज़रिया, निंदनीय, अच्छा है ना, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या है, रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और कैरेक्टराइजेशन भाई वैल्यू सेट है। इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, हमारा और आपके इमोशंस, भावनाएं, जिससे हम और आप आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। हमारे एटीट्यूड, बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड, कैसा है इसका एटीट्यूड। एप्रिसिएशन, प्रशंसा, निंदा, जो भी हमारी रुचि, अच्छा बुरा, हम किसको वैल्यू देते हैं, किसको वैल्यू नहीं करते हैं,
किसी चीज़ को वैल्यू करना या किसी व्यक्ति को वैल्यू करना हमारी ज़िंदगी में। क्या आपकी ज़िंदगी में आप सबको वैल्यू करते हैं? नहीं करते हैं। किसी को आप बहुत पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ये सहेली है, दुख की घड़ी में सामने आके बैठी है। यहाँ पे क्या होता है, आपके जज्बात उमड़ रहे हैं, आपके फीलिंग उमड़ रहे हैं। आप जब उदास होते हैं ना, आप जब गम में होते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई आपके पास आके बैठता, आपका ये हाथ पकड़ता और कहता क्या यार मैं हूँ ना, क्या हुआ बता दे, है कि नहीं। कोई हो तो कहने वाला, कोई हो तो बांटने वाला। आपकी फीलिंग्स है, आपके इमोशंस है, आपके बिहेवियर है, यही होता है आपका एटीट्यूड जो आप फील करते हैं। अफेक्टिव डोमेन आपके हार्ट को जो अफेक्ट करता है, आपके जज्बात को जो जिसमें आपके जज्बात हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नंबर 1 रिसीविंग, जो नीचे से ऊपर, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग और इंटरनलाइजिंग वैल्यूज है। रिसीविंग में क्या होता है, सीधी सीधी बात है, लर्नर इज विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विथ रिस्पेक्ट। कोई आपसे कुछ कहने आया है तो आप बैठते हैं और उसकी पूरी बात को आप सुनते हैं कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाहता है। आप उसकी बातों को रिसीव करते हैं, यानी सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। आप एक्टिवली जब सुनते हैं तो उसके बाद अब उसकी बातों को अब एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। वो तो आपका रिस्पॉन्स लेने के लिए है ना, आप खाली सुनेंगे और बोलेंगे अच्छा हमका सिखात है बोल के निकल जाएंगे तो रिसीव तो कर लिए, रिस्पॉन्ड नहीं किए, ठीक है। उसके बाद है वैल्यू करना। वैल्यू करना माने किसी बात को भाव देना। ये नहीं कि भाव ही नहीं दिया, है ना। प्लेसेस वैल्यू ऑन अ बिहेवियर, आइडिया, पर्सन। आप किसी के बिहेवियर को, किसी के आइडियाज़ को, किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को आप सम्मान देते हैं, वैल्यू करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन करना, संगठित करना, प्रायोरिटाइज वैल्यूज एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। आप चीज़ों को वैल्यू देते हैं और अगर दो चीज़ों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच कुछ मतभेद है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इंटरनलाइजिंग वैल्यू मैंने ऐसे आत्मसात करना। वैल्यू सिस्टम इज इंटरनलाइज एंड कंट्रोल्स बिहेवियर। आपने व्यवहार को कंट्रोल करते हैं कि कैसे बिहेव करना। ये सीधा सा एग्जांपल है कि आप गांव के पंचायत हैं, मुखिया हैं और आपके पास कोई व्यक्ति आया है अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने के लिए। वो गरीब आदमी है, आपसे कुछ कहना चाहता है। मुखिया होने के नाते आपने उस बात को रिसीव किया, फिर अब रिस्पॉन्ड किया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बिटिया की शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम हैं ना, आपकी बिटिया समाज की बिटिया है कि नहीं। उसके बाद आप उस व्यक्ति के बिहेवियर को, उसके प्रस्ताव को वैल्यू देते हैं, सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, चाय वगैरह पूछते हैं, मतलब एक बात की बात है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसकी बिटिया की शादी में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, उसकी व्यवस्था करने के लिए आप आगे आते हैं और मतभेद को दूर करते हैं, है कि नहीं। समाज से कहते हैं आगे आइए, बेटी की शादी समाज शादी के बराबर है, सहयोग करें। और अंत में आप क्या करते हैं, अपने बिहेवियर, कहीं भी जाते हैं तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के प्रणाली को, शादी ब्याह में सम्मिलित होकर उसका सम्मान करते हैं। यही तो है इफेक्टिव डोमेन। और क्या है, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में रोज हम लोग देखते हैं, रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटरलाइज करना। शादी के एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। चलिए, उसी चीज को मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। जैसे कि रिसीविंग में अवेयरनेस होता है, विलिंगनेस यहाँ पे होता है, आस्क, चूज, डिस्क्राइब, फॉलो, गिव्स, होल्ड, आइडेंटिफाइज, लोकेट्स, नेम्स, पॉइंट्स टू, सेलेक्ट, सीट्स, इरेक्ट्स, रिप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम दूसरों की बातों को सम्मानपूर्वक सुनते हैं और याद रखते हैं, नए नए लोगों के नाम याद रखते हैं। दूसरा रिस्पॉन्डिंग करना हुआ, मैंने दूसरों की बातों पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसको बातों का उत्तर देना, है ना। इसे पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, कोई प्रेजेंटेशन देना हुआ, हाँ, नए आइडियाज से क्वेश्चंस करना, कॉन्सेप्ट, मॉडल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या होता है, कीवर्ड आंसर, असिस्ट, एड्स, कंप्लाइज, कन्फर्म, डिस्कसेस, ग्रीड्स, हेल्प, लेबल, परफॉर्म, प्रैक्टिसेस, प्रेजेंट्स, रीड्स, रिसाइट्स, राइट्स, टेल्स, सेलेक्ट, रिपोर्ट्स। कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपके हैंड नोट्स के लिए दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। आगे है चीज़ों को वैल्यू करना। द वर्थ और वैल्यू ऑफ पर्सन अटैचेस टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फेनोमेनन और बिहेवियर। दिस रेंजेस फ्रॉम सिंपल एक्सेप्टेंस टू द मोर कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ कमिटमेंट। जो भी व्यक्ति आता है उसके आइडिया को, उसके बिहेवियर को वैल्यू देना, मान सम्मान देना, ठीक है। तो जहाँ पे हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से लोग बैठ के किसी बात पे बहस कर रहे हैं, उस बहस का सम्मान करना, क्योंकि वो फोरम जो है ना डेमोक्रेटिक है। आपको किसी की बात से आपत्ति हो सकती है, लेकिन उसका अपमान ना करें, बात का विरोध करें और अपना आर्गुमेंट, अपना तर्क दे, क्योंकि ये होता है उस लोकतांत्रिक मीटिंग को रिस्पेक्ट करना। ये किस में आता है, वैल्यूइंग में आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देखिए कीवर्ड्स दिए गए हैं, कंप्लीट, डेमोन्स्ट्रेट, डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन और एटसेट्रा।
ऑर्गेनाइजिंग, है ना, जो भी है रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जिम्मेदारी को, अपने व्यवहार के लिए आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि आपने कैसा व्यवहार किया। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। सारे यहाँ कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और लास्ट में है इंटरनलाइज वैल्यूज, जो मैंने कहा आपको सेल्फ रिलायंस दिखाना व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। जब भी आप चीज़ों करते हैं या कोई मान लीजिए ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप टास्क कर रहे हैं, तो ग्रुप के दूसरे मेंबर के साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो ये था इफेक्टिव डोमेन। ये मैंने और एक एग्जांपल लिया है, बैडमिंटन जो खेलते हैं ना उसका एग्जांपल लेके भी मैंने समझा दिया है। स्क्रीनशॉट ले ले, एक ही चीज़ को मैं 3 बार नहीं समझाऊंगा, सब कुछ मैंने बता दिया है, देख ले ताकि आप समझ में आ जाए, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? जहां पे हम लोग करके बॉडी मूवमेंट के जरिए, ठीक है ना, हिल डुल के चीज़ों को सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इमिटेशन, यानी कि देख के सीखना, ऑब्जर्व करना, नकल करना। नकल मतलब कॉपी एक्शन ऑफ अनदर, ऑब्जर्व एंड रेप्लिकेट, दूसरे के चीज़ों को देखना, समझना और फिर वैसा करना। डांस में क्या होता है? आप पहले दूसरों के स्टेप को समझते हैं, मैं डांस नहीं कर सकता यहाँ पे, दूसरों के स्टेप को देखते हैं और धीरे धीरे उसको पहले क्या करते हैं? देखते हैं, फिर उसको इमिटेट करते हैं, ठीक वैसा ही कॉपी करते हैं। फिल्मों में क्या होता है? कोई भी डांस करे, डांसर डांस करता है, उसको देख के हीरो हीरोइन लोग उसको एक्टिंग करके इमिटेट करते हैं, है कि नहीं। इसके बाद क्या होता है? मैनिपुलेशन, रिप्रोड्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी। आपने देखा होगा बहुत सारे डांसर एक ही फिल्म में किए गए डांस को पहले इमिटेट करके सीख लेते हैं और जब स्टेज पे आते हैं तो उसी डांस को क्रिएट करके अलग ही तरह से डांस कर देते हैं। देखा होगा आपने, उसी डांस को एक अलग तरीके से स्टेप, माने अलग अलग स्टेप देके उसको तो मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। प्रिसीशन, एग्जीक्यूट स्किल रिलायबली इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प, यानी कि आप जिम्नास्टिक है, आपने पहले जिम्नास्टिक गुरु से सीखा, अपने आप को लचीला बनाया, पहले गुरु जैसा करते हैं वैसा आपने किया, फिर उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। गुरु ने एक बार जंप करना सिखाया, आप 2 बार जंप कर रहे हैं, अलग तक जंप कर रहे हैं, उसके बाद आपने इसी स्किल को, अपनी कुशलता को परफेक्ट किया ताकि स्टेज पर जाके परफेक्टली आप ऑडिशन दे सकें। आर्टिकुलेशन, अडैप्ट एंड इंटीग्रेट एक्सपर्टीज टू सेटिस्फाई अ नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जैसी परिस्थिति आपको मिले उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। हो सकता है कुछ नया सॉन्ग आपको दे दिया, उस पर आपको डांस करना है, तो जो भी आप डांस सीखे हैं उसी को मैनिपुलेट या रिक्रिएट करके आप डांस कर सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन होगा, यानी ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस एंड मास्टरी ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो भी आप करते हैं, ठीक है, या जो भी आपने स्किल कुशलता हासिल की है उसके बाद कोरिलेशन करना, उस पर मास्टरी हासिल करना, कुशलता हासिल करना इस तरह से कि दूसरों को आप उसको पढ़ा सके, टीच कर सके। तो डिज़ाइन है, स्पेसिफाई है, मैनेज है, इन्वेंट है, प्रोजेक्ट। डिज़ाइन आप कब करेंगे? कपड़े के डिज़ाइन तब करेंगे ना जब आपने पहले सीखा है, मैनिपुलेट किया, अपने स्किल को अच्छा किया, है ना, उसको अडैप्ट एंड इंटीग्रेट किया और बाद में अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये है साइकोमोटर डोमेन जो हम लोग सीखते हैं। अब जो मैंने बात कही थी ब्लूम्स जी की जो टैक्सोनॉमी है, रिमेंबरिंग से लेके क्रिएटिंग तक, मैंने कहा था कि अगर मैं पढ़ाता तो सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म कर देता। चलिए ख़त्म करते, ये कंक्लूजन है, बने रहिए। ये क्या है? नींबू, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रिमेंबर। तो ये है लेमन, ये है नींबू। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है लेमन के बारे में रिमेंबर करो, तो हम क्या रिमेंबर करते हैं लेमन के बारे में? इसका नाम क्या है, इसका शेप कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका साइज़ कैसा होता है ना। तो इसका नाम हम जानते हैं लेमन होता है, इसके शेप के बारे में ओवल या थोड़ा राउंड होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, सार खट्टा होता है, इसकी कलर जो है कैसी होती है, पक जाने पे क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, और इसका साइज़ कैसा होता है। तो यहाँ पे रिमेंबर में हम किस बात पे जोर देते हैं? रॉट मेमोराइजेशन पे, रॉट लर्निंग पे, सिर्फ मगिंग करते हैं, सिर्फ याद करते हैं। एसेंशियल है पर मीनिंगलेस होता है ये। तो ये रॉट मेमोराइजेशन अगर बोलेगा तो रिमेंबरिंग का ही एक हिस्सा है। इसके ठीक बाद में, तो चलिए नींबू के बारे में आपने सब जान लिया, अब चलते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड, जब नींबू के बारे में आप जान गए, याद कर रहे, तो दूसरा स्टेप है इसको अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड, आपको पता था कि जब नींबू जो है वो पीले रंग का होता है जब वो पक जाता है। पक जाने के बाद, पक तो जाता है लेकिन जब उसे खाते हैं तो बहुत सुपर सार, बहुत ही खट्टा लगता है, ये आपने समझा। लेमन को सूरज की धूप बहुत पसंद है,
ये भी आपको समझ में आया। लेमन में ढेर सारा विटामिन सी होता है और ये हमारे हार्ट को, हमारे स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, ये हमने समझा। ठीक है, तीसरा पार्ट है अप्लाई करना। हमने समझा कि भैया लेमन पक जाने पे पीला हो जाता है, पर खाने से खट्टा होता है, ढेर सारे विटामिन सी होते हैं और ये विटामिन सी हमारे हार्ट, हमारे स्किन को और बीमारी से दूर रखने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे। हमारी माँ बीमार है तो हमारी माँ को हमने क्या किया, हमने गर्म पानी किया, उसमें नींबू को गर्म पानी में उबाला और थोड़ा सा हनी, मधु मिला के उसको बढ़िया से मिक्स करके उसका काढ़ा जो है मैंने अपनी मम्मी को चम्मच से पिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विटामिन सी देने से मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये किस पार्ट में आ गया, अपने नॉलेज को अप्लाई करने के पार्ट में आ गया। आपने जो अंडरस्टैंडिंग किया उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में क्या होगा, आप टुकड़ों में सोचेंगे। भैया आपने कार्डबोर्ड ले लिया, चलो भैया एनालिसिस। नींबू पक जाने पे पीला हो जाता है, खाने पे खट्टा लगता है। जहाँ तक इसके छिलके की बात है, इसके छिलके को खाने से बड़ा ही कड़वा लगता है। क्यों, इसके छिलके को हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि छिलके के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक दवा मारने वाले जो छिड़काव होते हैं उसका होता है। इसे हम नहीं खा सकते हैं, ये हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये भी समझ में आया कि इसके अंदर का सब कुछ खाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी मात्रा विटामिन सी होती है। फिर हम ये देखते हैं कि भैया इसमें विटामिन सी क्या होता है, इसमें विटामिन सी का लेवल कितना होता है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। तो विटामिन सी का लेवल देखते हैं क्या है। इसके स्किन को नहीं खा सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी विटामिन होती है। बाहर के छिलके में टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसे यूज़ नहीं कर सकते, अंदर के सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये सब टुकड़े टुकड़ों में आपने जाना। ये हो गया हमारा, ठीक है, एनालिसिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। एवेल्युएट में क्या है, हम नींबू को दूसरे सभी फलों के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके देखेंगे कि भाई इनके बीच विटामिन लेवल कितना है, नींबू में कितना है, बाकी सब में कितना है। विटामिन सी सब में है तो नींबू में कितना है, ऑरेंज में कितना है, पाइनएप्पल में कितना है। अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, कौन सी चीज़ बाजार में आसानी से उपलब्ध है और सस्ती लोगों को उपलब्ध है, टेस्ट किसका बेटर है। ठीक है ना, और इसको अगर हम पैकेजिंग करके बेचते हैं तो पैकेजिंग किसका सबसे कम वेस्ट होगा, है कि नहीं। इन चीज़ों को जब हमने देखा तो हमने देखा कहीं पे नींबू काफ़ी हाई स्कोर कर रहा है, कहीं पे दूसरे फल काफ़ी हाई स्कोर कर रहा है। कहीं पे नींबू हाई है तो दूसरे फल कम है, कहीं पे दूसरे फल हाई है तो नींबू कम है। इन सभी चीज़ों को कंपेयर करके हमने येस नो एवेल्युएट करके देखा कि हाँ क्या बेटर है क्या नहीं है। ये हो गया एवेल्युएट। अब क्या करेंगे, क्रिएट। क्या क्रिएट किया हमने, ये हमने सब कुछ समझ लिया कि भैया इसमें तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। एक तो सस्ता, एक तो इजीली अवेलेबल और बहुत ही आसानी से अपना लेमोनेड यानी कि नींबू के शरबत का दुकान खोल लीजिए। विटामिन सी ही भरा हुआ है, हेल्दी बनिए, स्किन अच्छा होगा, दांत अच्छा होगा, हेयर अच्छा होगा, बहुत अच्छा से अवेलेबल है। इसको हमने क्या किया, जो भी नॉलेज किया उस नॉलेज को क्या कर दिया, दुकान के रूप में क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, अपना ही दुकान एक बना लिया उसी नॉलेज को अप्लाई करके, एवेल्युएट करने के बाद। अरे यही तो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, और क्या है। तो बताइए क्या दिक्कत है, खत्म हुआ कि नहीं। 5 मिनट भी नहीं लगे, मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को सिर्फ नींबू के एग्जाम्पल से खत्म कर दिया, है कि नहीं। तो भाई दुकान नहीं खोलना है, एग्जाम पास करना है, इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा ना, आप लोग जो इस वक्त इस काबिल एकेडमी की वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को नहीं समझेंगे, अगर आप बोलेंगे तब भी मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, इस प्रीमियर में जुड़ने के लिए। आपके कमेंट आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे कमेंट खुद पढ़ता हूं, कोई और नहीं, मैं ही कमेंट करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ जुड़ने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो सच में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी हो। त्रुटि रह गई हो, रही सकती है, रहनी भी चाहिए, ताकि प्रोग्रेस करने का मौका मिले और अच्छा करने का मौका मिले, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें भविष्य में मिलने वाली है, ऐसी चीज़ें जो माइंड ब्लोइंग चीज़ें मिलने वाली है, जो आज तक कहीं नहीं मिली है आपको। प्रीमियम चीज़ें कंप्लीट आपको इस चैनल में मिलेंगी। और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों को समय पे मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट।